नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक राज्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह जो 50 प्रश्न है फिजिक्स का जो है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी है, मॉडल सेट से भी है और सिलेबस से भी है। ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं, ये तीनों पार्ट से निचोड़ कर ये 50 प्रश्न को डाला गया है। दोस्तों, अगर यह 50 प्रश्न में से अगर आप 45 या 40 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बेस्ट हो जाएगा और आपको यह 50 प्रश्न में से कम 10 से 15 प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें तो यह जो 50 प्रश्न है, इसमें से आपको 5 से 7 प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेगा देखने के लिए। और झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें भी 50 प्रश्न में आपको 10 से 15 प्रश्न आसानी से देखने को मिल सकता है। और यूपी पॉलिटेक्निक की जो बात करें तो इसमें भी 5 से 10 प्रश्न आपको आसानी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, इसमें मॉडल सेट से भी है, इसमें सिलेबस से भी है। यह चारों तरफ से निचोड़ कर हमने टॉप 50 जो वीवीआई क्वेश्चन है वो हमने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को देखते हैं। सवाल नंबर 1, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, या बी द्वितीय नियम, या सी तृतीय नियम, या डी यह सभी। दोस्तों, जल में तैरने का जो न्यूटन की गति है वो थर्ड लॉ के नियम से ही चलती है। जल में तैरने का जो नियम है तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए वेग, या बी आयतन, या सी विस्थापन, या डी बल। दोस्तों, सदिश राशि का जो परिभाषा होता है वैसे राशि जिसमें केवल दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण हो और दिशा न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो दोस्तों, आयतन में केवल सिर्फ परिमाण है और दिशा नहीं है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी आयतन। सवाल नंबर 3, एंगास्ट्रम क्या मापता है? ए तरंगदैर्घ्य, बी आवर्तकाल, या सी आवर्ती, या डी समय। दोस्तों, एंगास्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य मापता है। सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ए सेल्सियस, या बी जूल, या सी डेवी, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कौन सा वैज्ञानिक ने जो सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में लेकर पिघला दिया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों डेवी। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 5, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ए सेल्सियस, या बी डेवी, या सी जूल, या डी रामफोर्ड। दोस्तों, यह रामफोर्ड की जगह पर रदरफोर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। यह कौन सा वैज्ञानिक द्वारा यह प्रमाण दिया गया था? तो जो इस वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 6, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? ए श्यानता, बी गुरुत्वीय त्वरण, या सी पृष्ठ तनाव, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसमें जो परिघटना होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। दोस्तों, यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है 19 जून को झारखंड वाले को, 9 जून को बिहार वाले को, और 28-29 जून को जो होने वाला है ये यूपी पॉलिटेक्निक वाले को, यह सभी को 9 जुलाई बिहार वाले को, 19 जून झारखंड, और 29 जून को जो होने वाला है यूपी, यह सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह आने का 100% चांस है। 101% हो सकता है मगर 100% से कम नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक है। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ए मरकरी, बी पेट्रोल, या सी स्वच्छ जल, या डी नमकीन जल।
दोस्तों जो द्रव का जो सबसे कम घनत्व होता है वो सबसे कम घनत्व पेट्रोल में होता है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 8, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ए 450 वाट, बी 600 वाट, सी 734 वाट या डी 746 वाट। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 एचपी बराबर कितने वाट होता है, या यहाँ पर लिखा हुआ है या एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, ऐसे पूछे या 1 एचपी बराबर पूछे तो आपको जो लगाना है सही जवाब होगा इसका 746 वाट। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 9 बर्नौली प्रमेय आधारित है? ए ऊर्जा संरक्षण पर, बी संवेग संरक्षण पर या सी आवेश संरक्षण पर या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बर्नौली प्रमेय जो आधारित है वो सिर्फ ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 10 बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा या सी शून्य हो जाएगा या डी अपरिवर्तित रह जाएगा। दोस्तों बर्फ पर जब हम फोर्स डालेंगे तो उसका गलनांक है वो ऑटोमेटिक ही घट जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 11 किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? ए 65 डिग्री, बी 95 डिग्री या सी 98 डिग्री या डी 99 डिग्री। दोस्तों एक नॉर्मल ह्यूमन का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 98 डिग्री के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 12 ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा या डी एल्युमिनियम। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में बिहार पॉलिटेक्निक हो या झारखंड पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम में आने का जो चांस है वो 100% है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा है और हर साल दोहराया भी जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा कौन चालक है कुचालक है यह बार बार रिपीटेड किया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वो है चांदी। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 13 निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? ए बेंजीन, बी जल या सी स्वर्ण का टुकड़ा या डी लोहे का टुकड़ा। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मा का धारिता है तो वो जो होगा वो जल का होगा। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 14 निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? ए भाप द्वारा, बी गर्म हवा द्वारा या सी सूर्य के किरण द्वारा या डी यह सभी। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज्वालक जो सबसे ज़्यादा जो हीट कौन सा चीज़ पैदा कर सकता है इन चारों में से? तो यह सबसे ज़्यादा इसमें से जो पैदा हीट कर सकता है वो है भाप। सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 15 निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्चम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ए तांबा, बी सीसा या सी जल या डी कांच। दोस्तों सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का जो मान जो हाई लेवल में जाएगा वो जल का होगा। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 16 ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? दोस्तों देखिए यहाँ पर भी रिपीटेड हो गया है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने बात किया है कि ऊष्मा का कौन सबसे अच्छा चालक है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब अभी हम नहीं देने वाले हैं। सवाल नंबर 17 आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए संवहन, बी विकिरण या सी चालन या डी प्रकीर्णन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण जो कहलाता है वो संवहन कहलाता है। सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 18 निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा बहुत ही अच्छा चालक है? ए ईथर, बी बेंजीन या सी पारा या डी पानी। दोस्तों द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो है पारा। सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 19 ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ए वाष्पन, बी गलन या सी क्वथन या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ठोस से द्रव में पदार्थ की जो अवस्था जो परिवर्तन होता है उसे हम गलन कहते हैं। सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 20 ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ए ऊर्ध्वपातन,
बी वाष्पीकरण, या सी पिघलना, या डी इनमें से कोई नहीं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 21, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों यह लाइट चैप्टर से है और लाइट चैप्टर से हमने 50 क्वेश्चन को अभी टारगेट किया है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको हर हाल में यह इसी सभी में से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। लाइट्स चैप्टर से है यह। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ए। वो जो पिछले वाला था वो सभी मॉडल सेट का था और यह जो है लाइट चैप्टर से है, और इसके बाद जो सीरीज में आने वाला है उसमें प्रीवियस ईयर का रहेगा। ठीक है, तो वो तीनों का मिक्स यह जो वीडियो है यह डाला जा रहा है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, या सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या डी 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 2, कांच प्रकाश के लिए है ए पारदर्शी पदार्थ, बी अपारदर्शी पदार्थ, या सी पारभासी पदार्थ, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कांच प्रकाश के लिए जो है वो पारदर्शी पदार्थ है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 3, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनाता है ए उल्टा, बी सीधा, या सी तिरछा, या डी वक्र। दोस्तों वर्चुअल जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनाता है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 4, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध होता है ए f = r/2, बी r = f/2, या सी 2r = f, या डी f = 2/r। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आपको न्यूमेरिकल में भी यह देखने को मिल सकता है, आपको ऐसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला में दे देगा, या डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल से ही प्रश्न डाल के दे दिया जाएगा कि फोकस बराबर क्या होता है, फोकस का मान इतना दिया गया है तो त्रिज्या इतना दिया गया है तो उसका फोकस दूरी निकाल ले। इस तरह से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा कि फोकस बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 5, गोलीय दर्पण से ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं ए फोकस दूरी, बी वक्रता दूरी, या सी वक्रता त्रिज्या, या डी मुख्य फोकस। दोस्तों गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, या सी कभी काल्पनिक और कभी वास्तविक, या डी उल्टा। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, वर्चुअलिटी होता है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 7, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जाती है ए मुख्य फोकस से होकर, या बी वक्रता केंद्र से होकर, या सी ध्रुव से होकर, या डी पूर्ण मुख्य फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर। दोस्तों 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए मुख्य फोकस से होकर। सवाल नंबर 8, प्रकाश का वेग महत्तम होता है ए वायु में, बी कांच में, या सी जल में, या डी निर्वात में। दोस्तों प्रकाश का वेग जो सबसे ज़्यादा हाई होता है वो निर्वात में होता है, और सबसे कम जल में, उससे कम कांच में, और उससे कम वायु में होता है। यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, लाइट चैप्टर में से। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी निर्वात में। सवाल नंबर 9, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ए समतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, या सी अवतल दर्पण से, या डी किसी से नहीं। दोस्तों किसी भी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 10, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है ए समतल दर्पण, या बी अवतल दर्पण, या सी उत्तल दर्पण, या डी अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण का। दोस्तों हजामत बनाने के लिए जो हम व्यवहार करते हैं वो अवतल दर्पण का होता है। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 11, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या
28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। वहाँ पर दोस्तों हमने बताया था कि F बराबर R/2। यह फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह न्यूमेरिकल में आपको आएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऐसे पूछा गया है। तो आप जब भी आपके पास फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली इससे प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आर रेडियंस दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर और फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर R/2। था R दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और बाई में 2 डालेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 12, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु रखने का उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, या बी दर्पण के फोकस पर, या सी दर्पण के पीछे, या डी दर्पण और फोकस के बीच में। दोस्तों 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर किसी बीम को हम रखते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के वक्रता केंद्र के पर बनेगा। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 13, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है तो और बीच जो वस्तु का है तो उसका आवर्धन होगा A +5, B -6, या C -30, या D +6। दोस्तों सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा -6। दोस्तों एक चीज़ आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता दें, इस बार अगर झारखंड पॉलिटेक्निक हो, बिहार पॉलिटेक्निक हो, इस बार जो होगा बी जो ऑप्शन है ना सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। बी ऑप्शन सही होने का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा इस बार, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक हो या बिहार पॉलिटेक्निक हो, क्योंकि अगला बार जो था ए और सी सबसे ज़्यादा वेटेज था। अगला नेक्स्ट बार 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज था ए और सी था। इस बार जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होने का जो वेटेज रहेगा वो होगा बी। ये काफ़ी ज़्यादा एक मोस्ट भी है। आप देखना किसी भी समय आपको जब देखना, अगर आप एग्ज़ाम में अगर प्रश्न बना कर अगर रेडी हो गए तो आप देखना कि सबसे ज़्यादा कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा भरा गया है, तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा होगा उसमें वेटेज बी का होगा। ठीक है। सवाल नंबर 14, अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा जाता है। ए फोकस पर, या फोकस के अंदर, या सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, या डी वक्रता केंद्र पर। दोस्तों अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हम फोकस पर रखना होगा। सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 15, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। ए अपवर्तन कोण, या बी आपतन कोण, या सी परावर्तन कोण, या डी क्रांति कोण। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यह आएगा ही आएगा एग्जाम में आपको। ठीक है, यह बिहार में आए या झारखंड में आए मगर आएगा जरूर। परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच की जो कोण है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 16, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु का स्थिति होगा। ए दर्पण तथा फोकस के बीच में, या बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, या सी वक्रता केंद्र पर, या डी वक्रता केंद्र से ऊपर। दोस्तों किसी अवतल दर्पण पर काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वो जो स्थान होगा वो दर्पण तथा फोकस के बीच में होगा। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 17, एक अवतल दर्पण में बने बीम की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए वास्तविक और बड़ा बनेगा, बी वास्तविक और छोटा बनेगा, या सी काल्पनिक और छोटा बनेगा, या डी काल्पनिक आभासी और बड़ा बनेगा। दोस्तों एक अवतल दर्पण में जो बीम बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा ही और बड़ा भी बनेगा। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 18, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के सामने। ए वक्रता केंद्र पर, या बी वक्रता केंद्र के बाहर, या सी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, या डी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में।
दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए जो गोलीय दर्पण होता है उसको हम कहाँ पर, फेस को हम किस पॉइंट पर रखें, जो दर्पण के किस पॉइंट पर रखें कि हमारा जो फेस है वो सही प्रतिबिंब बनाए, तो वो जो है जगह है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। अगर हम गोलीय दर्पण के सामने अगर रखते हैं तो हमारा जो है फेस वो बहुत ही अच्छा दिखेगा और अच्छे से वो उसका जो है वो क्या कहते हैं ज़्यादा दिखेगा और जूम टाइप का वो उसमें दिखेगा, अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में दिखेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 19, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ए हमेशा 1 से अधिक होता है, बी हमेशा 1 से कम होता है, या सी हमेशा 1 के बराबर होता है, या डी 1 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो 1 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 20, किसी बिंब वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ए समतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, या सी अवतल दर्पण से, या डी इनमें इन सभी। दोस्तों किसी भी बिंब का जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 21, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो सामान्यतः लगा रहता है, ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, या सी उत्तल दर्पण, या डी उत्तल लेंस। दोस्तों मोटरसाइकिल में जो साइड मिरर लगा होता है वो किस दर्पण का लगा रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा ही पूछेगा यह प्रश्न। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का लगा रहता है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 22, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ए वास्तविक तथा सीधा होगा, या बी वास्तविक तथा उल्टा होगा, या सी काल्पनिक तथा सीधा होगा, या डी काल्पनिक तथा उल्टा होगा। दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होगा। सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 23, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बनते हैं, ए केवल आभासी, बी केवल वास्तविक, या सी वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, जिसमें यह चारों जो प्रश्न है इसमें यह प्रश्न का जो सही जवाब नहीं है, तो इनमें से जो होगा ये इनमें से कोई नहीं होगा। सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 24, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, ए लेंस की क्षमता, बी लेंस का आवर्धन, या सी वस्तु दूरी, या डी प्रतिबिंब दूरी। दोस्तों मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 25, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी दुगुनी के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेगा, ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, या बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या डी वास्तविक उल्टा और आवर्धित। दोस्तों किसी भी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी तथा फोकस दूरी के दुगुना दूरी के बीच में अगर हम रखते हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 26, किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कैसे रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो, ए लेंस तथा उसके फोकस के बीच के, या बी फोकस पर, या सी फोकस दूरी से दुगुनी पर, या डी अनंत पर। दोस्तों किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु को कैसे रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता हो। तो दोस्तों अगर हम उत्तल लेंस के सामने अगर अनंत पर हम रखें तो वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो उल्टा बराबर आकार के और बड़ा बनाएगा। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 27, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ए कोर्निया पर, या बी आइरिस पर, या सी पुतली पर, या डी रेटिना पर। दोस्तों मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो पुतली पर बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 28, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है, ए पुतली द्वारा, या बी दृष्टि पटल द्वारा, या सी अध बिंदु द्वारा, या डी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। दोस्तों अलग अलग दूरियों पर स्थिति वस्तु की प्रतिबिंब का जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होती है। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी।
सवाल नंबर 29, मानव नेत्र में होता है ए किसी प्रकार का लेंस नहीं, बी अवतल लेंस, या सी उत्तल लेंस, या डी उत्तल दर्पण। दोस्तों मानव नेत्र में जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 30, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, या सी बेलनाकार लेंस, या डी समोत्तल लेंस। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में अगर बात की जाए तो वो उसमें जो चश्मा का जो प्रयोग किया जाएगा उसमें लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उसमें अवतल का प्रयोग किया जाएगा। अगर दूर की बात किया जाए तो उसमें उत्तल का प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष की बात की जाए उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाए तो उसमें उत्तल लेंस डालिएगा। अगर निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो उसमें अवतल लेंस डालिएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 31, दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, या सी बेलनाकार लेंस, या डी समउत्तल लेंस। दोस्तों अभी जस्ट आपको हमने बताया है कि दूर दृष्टि दोष वाले में किस तरह के लेंस होंगे या और निकट दृष्टि दोष वाले में किस तरह के लेंस होंगे। तो यह जो प्रश्न है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 31 का जो क्या सही जवाब हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 32, दूर दृष्टि वाले आंख स्पष्ट देख सकती है ए दूर की वस्तु को, या बी निकट की वस्तु को, या सी केवल बड़ी वस्तु को, या डी केवल छोटी वस्तु को। दोस्तों दूर दृष्टि वाली आंख स्पष्ट देख सकती है केवल निकट की वस्तु को। सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सामान्य आंख के नेत्र पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक और उल्टा, बी काल्पनिक तथा उल्टा, या सी वास्तविक तथा सीधा, या डी काल्पनिक तथा सीधा। दोस्तों समान आंख के नेत्र पर जो पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 34, फोटोग्राफी कैमरे का वस्तु लेंस होता है ए अवतल लेंस का, या बी उत्तल लेंस का, या सी अवतल दर्पण का, या डी उत्तल दर्पण का। दोस्तों फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो अवतल लेंस होता है। तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 35, फोटोग्राफिक कैमरे में वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है ए काल्पनिक उल्टा और छोटा, बी वास्तविक उल्टा और लगा होता है, या सी काल्पनिक सीधा और बड़ा, या डी वास्तविक सीधा। दोस्तों फोटोग्राफिक कैमरे में जो वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और सीधा बना होता है। सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह जो 55 प्रश्न फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, जिसमें मॉडल पेपर भी था, जिसमें सिलेबस भी था और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी था, यह पांचों का निचोड़ यह 55 क्वेश्चन में था। दोस्तों अगर यह 55 क्वेश्चन में अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही करते हैं ना तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर जिस बच्चे ने जिस छात्र ने अगर 55 में अगर 50 प्रश्न का सॉल्व कर लिया होगा तो उसकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, उसका सिलेक्शन होना 100% तय है। दोस्तों 55 प्रश्न में से आपको कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको हूबहू या एग्ज़ाम सेंटर में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन देखने को। ठीक है, या बिलीव नहीं हो रहा है एग्ज़ाम के बाद आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।